Assalamu alaikum. Welcome to the Geeks of Exord. I'm Shagib Ishada. I'm the CTO of Exord and also the head of research. Joining with me is Khwajah Abdusami, the CEO of Exord. So let's dive into our first episode. So let's start. अच्छा। तो जैसे आपने ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे कि इथेरियम 2014 में लॉन्च हुआ, सही है। तो उन्होंने उसके बाद अपना एक रोड मैप बताया कि वो सेकंड वर्जन में जाएंगे, इथेरियम 2, जिसको उन्होंने कहा स्केल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी जिस पोजीशन पे इस वक्त इथेरियम का ब्लॉकचेन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जो विजन वो चाहते हैं कि इवेंचुअली अचीव हो ब्लॉकचेन में, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं है, सही है। तो इसको देखते हुए बहुत सारी चेन्स सामने आई, बाइनेंस स्मार्ट चेन आई, ठीक है, सोलाना, एवलांच, बहुत सारी और आई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं इसको ऐसे पूछना चाहूँगा आपसे, इथेरियम का विजन क्या है? इथेरियम का विजन क्या है? इथेरियम इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। हाँ। ठीक है। बिटकॉइन ने ये कहा कि वो जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद बिटकॉइन का वाइट पेपर आया, सतोशी ने लिखा और उसने ये कहा कि हम ऐसा मनी बनाना चाहते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो और कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। तो ऐसी करेंसी, ऐसे मनी से उस तरह के क्राइसिस नहीं आएंगे जो हमें हर कुछ अरसे बाद दिखने को मिलता है। 1930s में आया, 2008 में आया, ठीक है। तो वो फर्स्ट वर्जन था ब्लॉकचेन का। इथेरियम ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, सही है, हम ये करते हैं कि हम इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कैपेबिलिटी देते हैं जिससे प्रोग्रामेबल मनी बन जाएगा। बिटकॉइन सिर्फ मनी है, इथेरियम प्रोग्रामेबल मनी है कि आप उसमें कुछ भी उस मनी को यूज़ करके हर किस्म की एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो उस मनी को यूज़ कर रही है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बिटकॉइन ना, अगर हम ब्लॉकचेन से बात करना शुरू करें तो ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन या इनोवेशन मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एरिया में। बिटकॉइन से पहले भी बी मनी और हैश कैश का वाइट पेपर है मौजूद। हाँ। बी मनी भी सिंपल डिसेंट्रलाइज मनी है, वो 1990s में आइडिया आया था। वो एक बंदा था यूएसए में, उसको सिंपल ये था, वो सोसाइटी से थोड़ा सा वो था, मतलब अफसुर्दा कि सब लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, सही है, और उस तरीके का। तो वो बोलता कि सब पैसे ना एक दूसरे बंदे खुद होल्ड करें पैसे, लेकिन वो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाया था कि अगर मैं डबल स्पेंड करूँ ना तो पैसे को विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी पार्टी, तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा और ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। फिर हैश कैश आया, सही है, हैश कैश ने प्रूफ ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया उसने, और वो उसने उसको फिर वहीं तक रखा। वो ईमेल स्पैमिंग, उनके वाइट पेपर में जिक्र है उसका कि वो ईमेल स्पैमिंग कैसे रोक सकते हैं प्रूफ ऑफ फंक्शन के जरिए। फिर 2008 में जो सतोशी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो एक बेसिकली वो उसने सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि डबल स्पेंडिंग हम प्रूफ ऑफ वर्क से रोक सकते हैं। उससे कोई चीज़ इनोवेट करी है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन जैसे रेवोल्यूशन आता है ना मार्केट में, बिल्कुल नई चीज़, तो बहुत से लोग उसको बोलते हैं कि यार बिल्कुल नई चीज़ आ गई मार्केट में। ऐसा नहीं है, आप हिस्ट्री तो देखो उसकी, वो नई चीज़ नहीं है। उससे सिर्फ बिट्स एंड पीसेस जोड़े उसने। क्रिप्टोग्राफी आपकी पहले से मौजूद थी, सही, एप्टिकल कर्व पहले से मौजूद थे, आपकी प्राइवेट की एसिमेट्रिक इंडिकेशन पहले से मौजूद थी, आपकी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पहले से आ चुकी थी आपकी, सही है। जस्ट डबल स्पेंडिंग है, उससे मसला सॉल्व किया। और इनोवेशन हमेशा इंक्रीमेंटल होती है। हाँ। ऐसा नहीं होता कि आप एक वैक्यूम में हो और आपको इस स्टेप से इस स्टेप पे हॉप करना है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं हो रहा। हाँ। आप चलते हो हाँ। हमेशा। तो वो चीज़ें मौजूद थी। सतोशी ने कहा कि मैं इन चीज़ों को मिला के एक चीज़ बना सकता हूँ। हाँ। और उसने उसमें जस्ट वही बात कि वो एक्सपेक्ट हुई 2008 में, सही, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो उसने डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट तभी दिया उसने वहाँ पे, और उसने बस छोड़ दिया था उसको। उसका कोई लॉन्ग टर्म विजन मेरे ख्याल से वाइट पेपर में भी नहीं है लॉन्ग टर्म विजन बिटकॉइन का क्या हो सकता है। उसने एक टेक्नोलॉजी बना के छोड़ दी और दुनिया उस पर इनोवेट कर रही है आज तक। हाँ, और शायद इसी रीज़न की वजह से आज हम इतना ज़्यादा स्प्लिट देखते हैं बिटकॉइन की कम्युनिटी में। हाँ। हाँ। क्योंकि कोई जो जिसको वो गॉडफादर मानते हैं ब्लॉकचेन का, उसने कुछ बताया नहीं कि आगे क्या करना है। उनका क्या करना है, वो जस्ट उसने लोग बना के छोड़ दिए हैं और वो लोग बस चल रहे हैं जहाँ भी, और वो क्लूलेस हैं, वो खुद अपना वे फाइंड कर रहे हैं हम कहाँ जा सकते हैं, हमारी अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा। उनके गॉड ने उनको अल्टीमेट पर्पस उनको बताया ही नहीं कि मैं किस लिए बनाया मैंने। तो फिर विटैलिक जो था वो तो पहले से काफ़ी टाइम से था ब्लॉकचेन के सर्कल में। 2011 में आई थिंक जो मैंने उसका पढ़ा उसकी बायोग्राफी, तो वो 19 साल की उम्र से वो लिख रहा था बिटकॉइन मैगजीन के लिए। उसने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर दी थी और फिर इस चीज़ में घुस गया था वो।
फिर 2013 में जो वाइट पेपर आया था इथेरियम का, उसने फिर इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट उसका ईवीएम बेस्ड मशीन का, कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ब्लॉकचेन के ऊपर और UTXO मॉडल हटा के आप अकाउंट बेस्ड मॉडल पे आ जाओ। उससे क्या होगा कि आपके ना मतलब ट्रांजेक्शन थ्रूपुट बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, और ना आप एक ही जगह मैनेज करोगे हर स्टेट पे ब्लॉकचेन के अकाउंट्स के बैलेंसेस, आपको अलग से UTXOs मैनेज नहीं करने पड़ होंगे अपने। तो जो मेरे ख्याल से शुरू में जो इथेरियम का जो विजन था ना, वो ये था कि ग्लोबल इंटरनेट या ग्लोबल ब्लॉकचेन समझ लें आप। और वो टेक ऑफ करा 2015 में, लेकिन 2017 में जब क्रिप्टो किटीज की वजह से सही गैस प्राइस के सही क्राइसिस आए थे, तब फिर उसके बाद फिर मेटालिक ने अपनी रिसर्च शुरू करी थी कैसर प्रोटोकॉल पे। फिर वहां पे आगे थोड़ा सा ना इथेरियम का विजन थोड़ा सा डगमगा गया कि यार ग्लोबल तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने जस्ट एक अपना ही एक तरीके से मैं ऐसे समझता हूँ कि अपनी शायद एक उन्होंने ये अज्यूम कर लिया या ये सोचते हैं वो लोग कि इन दी एंड शायद इथेरियम ही जीतेगी, सही है, सारी जो ब्लॉकचेन है वो नहीं इथेरियम वाले ये जीतेगी। समझते हैं। हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ। आप ऐसा समझते हो कि इथेरियम वाले ये समझते हैं? क्योंकि अगर समझते नहीं होते ना तो फिर ना वो इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं बाकी ब्लॉकचेन्स के, लेकिन वो नहीं करते वो लोग इंटरऑपरेबिलिटी की बात। वो जो अपनी इनोवेशन कर रहे होते हैं, हाँ वो इनोवेशन बहुत अच्छी जा रही है वो, लेकिन वो शायद ये या तो वो ये अज्यूम करें, उनका विजन ये है कि इथेरियम ही इन दी एंड शायद चेन जीतेगी, सही है, जो कि पूरी दुनिया में होगी डिप्लॉयड, और बाकी चेन्स जो हैं वो हाँ एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन मेन चेन आपकी इथेरियम, मेन इंटरनेट प्रोवाइडर आपका इथेरियम ही होगा आपका। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ इसको। तो जैसे हमने चेंज का थोड़ा सा जिक्र किया स्टार्ट में, तो इथेरियम वाले ऐसे समझते हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि बाइनेंस स्मार्ट चेन को बहुत ट्रैक्शन मिली है, सही है। पॉलीगॉन जो कि सेकंड लेयर 2 सॉल्यूशन है इथेरियम के ऊपर, जो कि एज अ सेपरेट चेन फंक्शन करता है, उसमें हम लोग जो इथेरियम के इश्यूज हैं उनसे बचने के लिए वहाँ जा रहे हैं, सही है। तो अब जो एप्स वहाँ बिल्ड हो रही हैं उनका क्या फ्यूचर अगर जब इथेरियम विन कर जाएगा एट द एंड? और क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हो क्या इथेरियम विन करेगा एट द एंड? मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन को मैं ऐसे देखता हूँ कि एक ना नया फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि ना फाइनलिटी को तेज कर रहा है दुनिया में। मैं अगर कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करूँ ना, जिसमें आपका मास्टर कार्ड वीज़ा आता है, तो उसकी भी जो फाइनलिटी होती है 2-3 दिन लगता है आपकी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस होने में। उसके हिसाब से कंपेयर करो, ब्लॉकचेन आज भी तेज है, आपका थ्रूपुट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फाइनलिटी आपको 10 मिनट में मिल जाएगी बिटकॉइन में। आपको वीज़ा वो नहीं देता आज, सही है। लोग लेकिन वीजा यूजर के पर्सपेक्टिव से सेकंड में हो जाती है ट्रांजैक्शन, और ये चीज मैटर करती है, ये चीज मैटर करती है। पीछे कुछ भी हो यूजर को फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जो कि फ्यूचर के लिए है। हाँ, आप अभी हाँ वो चीज़ें वो स्केलेबिलिटी नहीं है उसमें, आपका थ्रूपुट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फाइनलिटी एक्सपेक्ट से अभी भी ब्लॉकचेन करंट सिस्टम में ना बहुत आगे निकल जाएगी एज कम्पेयर टू थ्रूपुट नहीं, लेकिन फाइनलिटी एक्सपेक्ट से। तो और आपकी सही है कि 2017 के बाद 2017 क्या बोलूँ मैं, अगर मैं बात करूँ 2014 की इथेरियम के वाइट पेपर के बाद 2014 में कॉस्मोस का वाइट पेपर आ गया था, सही है। कॉस्मोस ने कहा कि इथेरियम आप अपनी मशीन तो बना रहे हैं, लेकिन कॉस्मोस ने कहा कि हम लोग ना इसको और बड़ा करते हैं, हम लोग इसको इंटरनेट ऑफ मतलब ब्लॉकचेन ऐसा इंटरनेट सोचते हैं। वो मेरे ख्याल से फर्स्ट मूवर्स थे इस चीज़ में कि मैं एक वाइट पेपर पढ़ रहा था, उसमें बड़ा ब्रिजेस के बारे में था, उसमें लिखा हुआ था कि कैसे इंटरनेट भी जब शुरू में आया तो लैंड्स बने, लोकल एरिया नेटवर्किंग बने, सही है। पहले फिर यूनिवर्सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो, सही है। फिर करते करते फिर पूरा सिटी कनेक्ट हुआ, फिर पूरा कंट्री कनेक्ट हुआ, और फिर उसके कनेक्शन में जो एक मेन उसका जो था वो आप वो समझ लें सोल्यूशन कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए, IP प्रोटोकॉल्स बनाए कि IP का हेडर ये चीज़ें होंगी उसमें, तब जाके आप डाटा आगे भेज सकते हो, भले ही आप किसी भी नेटवर्क से भेज रहे हो। आपकी हार्डवेयर डिवाइस क्या है उसकी कन्फिगरेशन मैटर नहीं करती, लेकिन आप डाटा इस फॉर्मेट में भेजो तो दूसरा वाला बंदा ना एक्सेप्ट कर सकता है। तो कॉस्मोस ने ना सबसे पहली चीज़ ये करी है, और उसके बाद फिर पोल्काडॉट आया, सही है। तो मेरे ख्याल से अच्छा, कॉस्मोस ने ये कहा कि हम स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बना उन्होंने ब्लॉकचेन के, हाँ। जैसे इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स बने जो फाउंडेशंस हैं उन्होंने बनाए, तो कॉस्मोस वो चीज़ बना रहा है। और वो कॉस्मोस ने ये कहा कि हम लोग इन्विजन कर रहे हैं फ्यूचर में कि इथेरियम की तरह और चेंज आएंगी, और इवेंचुअली वो कॉस्मोस यूज करेंगे, और चेंज आएंगी। मैं ऐसे बोलूँ कि इथेरियम की तरह लोग और चेंज बनाएंगे, तो हम लोग उन्हें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे कि वो और चेंज बना सके आराम से। और इसकी एग्जांपल आज मिलती है हमें, बहुत सारे लोग टेंडरमेंट का BFT यूज़ कर रहे होते हैं अपने कोर में, लेकिन हम उसके अंदर कोई एप्लीकेशंस नहीं देखते बनते हुए। ये एक हाँ चीज़ है जो ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से शायद इसमें फिर आम बंदे का बायस या आम बंदे की वो परसेप्शन आ जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आइडिया ना एज अ नर्ड हाँ बहुत अच्छा साउंड कर रहा होता है, लेकिन वो वैल्यू की चीज़ जनरेट कर रहा है ना लोगों की नज़र में, वो इन दी एंड वो मैटर करता है। और मेरे ख्याल से इस एस्पेक्ट से इथेरियम जीत जाता है यहाँ पे, कि इथेरियम शायद वाहिद ऐसी चेन है, सही, जिसने प्रूव करा कि आप फाइनेंस को लेके आ सकते हो डिसेंट्रलाइज वे में इथेरियम पे, और आप उसको स्केल भी कर सकते हो। और फिर उसके साथ साथ फिर 2017 में जब क्रिप्टो किटीज आई, सही है, उसके बाद फिर 2019 में 20 के जो मिड में DeFi का जो बूम आया था,
उसने फिर नई चेन्स बाइनेंस स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन वहाँ से फिर उनका वजूद शुरू हुआ है। उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनको इतनी ट्रैक्शन नहीं मिली थी। पॉलीगॉन हालांकि 2019 से एग्जिस्ट करती है, लेकिन पॉलीगॉन पे लोग 2020 में जाना शुरू हुए हैं, क्योंकि जब डीफाई ने प्रूव करा कि हाँ ब्लॉकचेन यूज हो सकती है, वैल्यू जनरेट हो रही है इससे, तो फिर लोगों ने दूसरी चेन्स पे आना शुरू करा। और जो बात है ना कि लेयर 2 क्यों बने, मेरे ख्याल से लेयर 2 इसलिए बने कि जब 2017 के क्राइसिस आए, इवन 2020 की भी जो क्राइसिस आए थे, और उस टाइम हमें ये प्रॉब्लम फील हो गई थी कि ये स्केलेबिलिटी के इशूज़ हैं इथेरियम में। तो लेयर 1 स्केलेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, तो लेयर 1 स्केलेबिलिटी या लेयर 2 स्केलेबिलिटी। लेयर 1 स्केलेबिलिटी अब इथेरियम ऑलरेडी स्केल कर रहा है इथेरियम 2.0 पे जाते हुए, लेकिन उसमें टाइम है, अभी 1 साल है अभी उसमें अभी, और 2020 की बात तो 2 साल थे, और लेकिन मार्केट उस टाइम रुक नहीं सकती थी। तो उन्होंने फिर ऑब्वियसली बात है कि और भी लोग थे, अच्छे कॉम्पिटिटिव लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को फिर इन्वेजन करके उस पर सोल्यूशन बिल्ड करे, जिसमें ऑप्टिमिज्म और फिर रोलर्स और फिर पता नहीं अब अच्छे खासे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं इसके भी, जो कि लेयर 2 पे काम कर रहे हैं, जो कि लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। और इसमें भी अब एक तरीके से ना अजीब सा वो हो गया है कंपटीशन, मैं कह लूँ कि सब लोग रेस लगा रहे हैं और इसमें भी सबको पता है इन दी एंड कि कोई ना कोई लेयर 2 सोल्यूशन जीतेगा, क्योंकि लेयर 2 सोल्यूशन मैटर करता है आप कितनी थ्रूपुट दे सकते हो, ये तो हर लेयर 2 सोल्यूशन दे रहा है। लेकिन अभी जो चीज़ है ना कि आप एग्जिट्स कितनी जल्दी कर सकते हो लेयर 2 से, उसमें प्लाज्मा और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स थोड़ी देर लगाते हैं, सही है 7 दिन लगाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम लेयर 2 पे थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे, आगे चल के हाँ, जाएंगे सही इस है। कॉन्वर्सेशन में। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक चीज़ है जो कि शायद हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते ब्लॉकचेन के बारे में, जो हमें करनी चाहिए, वो ये है कि ब्लॉकचेन ने जो एक नई इंडस्ट्री खोली है, ठीक है, जिसके अंदर आप इनोवेट कर सकते हो। एक इथेरियम, मैं इथेरियम को ऐसा भी देखता हूँ कि एक स्टेज है, एक्सपेरिमेंटल स्पेस है, जिसमें आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि क्या चीज़ इसमें वर्क कर रही है और इवेंचुअली उसको आगे लेके चलो, ठीक है। तो इसमें बैरियर टू एंट्री बहुत नीचे है, सही है, और कोई भी बंदा दुनिया भर में उठ सकता है और अपना वो बोलता है मैं अपना टोकन लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। उसको टोकन सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो टोकन यूनिस्वैप जैसे डेक्सेस के अंदर उसकी लिक्विडिटी डाले, 1 या 2 ईथर उसको चाहिए होंगे, लिक्विडिटी डाल देगा, कम्युनिटी बिल्ड कर देगा और उसके पास फंड्स आ जाएंगे उस आइडिया को आगे लेके चलने में, ठीक है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम इतना ज़्यादा कंपटीशन देखते हैं ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में, क्योंकि बैरियर टू एंट्री बहुत लो है। अभी जैसे लेयर 2 की बात की और बहुत सारी चेंज की बात की, और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज एक छोटी सी नीश के लिए कम्पीट कर रहे हैं, सही। ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? इसके प्रोज भी इसके कॉन्स भी हैं। इसमें मैं ब्लॉकचेन को ऐसे बोलूँ कि ब्लॉकचेन ने, अगर मैं लेयर्स के हिसाब से जाऊँ, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 के ऊपर, तो ब्लॉकचेन एक नर्ड ने बनाई है, सही है। ब्लॉकचेन ने नर्ड्स को पावर दी है ये दुनिया में, सही है। उनको एक तरीके से नई वो एक मुकाम मिलता है, सही है, कि खिलौना दे दिया। हाँ। असल में क्योंकि नर्ड्स जो है ना वो कन्वेंशनल मार्केट में नहीं चल पाते, सही है। आप कॉर्पोरेट मार्केट में नर्ड्स को नहीं घुसेड़ सकते कि भाई 9 to 5 जॉब करो, सही है। वो आपको इनोवेशन आप उनकी रोक रहे होते हो। तो ब्लॉकचेन ने ना नर्ड्स को एक पावर दी है, सही है, क्योंकि आप घर में बैठे कुछ भी कर सकते हो। और ब्लॉकचेन मेरे ख्याल से इसमें एक पार्ट ये बहुत अच्छा है कि आप ना जब भी कुछ बिल्ड कर रहे होते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों को भी एम्पावर करते हो, क्योंकि टोकन्स जो आपने बात की ना, टोकन्स एक तरीके से मैं अपनी इक्विटी बांट रहा हूँ अपने मतलब कम्युनिटी में। मतलब मेरी कंपनी का पार्ट, मेरी कंपनी की इक्विटी हर बंदे के पास है। और इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आपको ब्लॉकचेन से हटके इंडस्ट्रीज में नहीं दिखता, हाँ, ठीक है। नहीं दिखता। लोग इतनी आसानी से अपनी कंपनी की इक्विटी कम्युनिटी में बांट देते हैं ऐसे लोगों को जिनको वो जानते भी नहीं है और उनको नहीं पता कि किस तरह एक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और ये भी एक चीज़ है जो कि एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। हाँ, आगे इसमें भी फिर एक चीज़ ये भी है ना कि फिर लोगों ने खुद से ना अडेप्ट किया इस चीज़ को। अगर आप लिक्विडिटी बोल रहा हूँ, इक्विटी अपनी बांट रहे हो सही कंपनी की, सही है, अपने मतलब ऐसे लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं हो, यूएस में बैठा हुआ एक बंदा, तो अब 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो कि ना बस मुनाफा कमाने आए, सही है, और फिर आपके एसेट्स बेच देंगे। तो वहाँ पे भी फिर फाइनेंस ने बहुत ज़्यादा ग्रूम करा है यहाँ पे। मतलब मैं कन्वेंशनल फाइनेंस की बात करूँ तो कन्वेंशनल फाइनेंस ने भी बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन में आके इनोवेशन करी है कि किस तरह आप फिर मार्केट में सप्लाई और डिमांड को रोक सकते हो, क्योंकि आपके ना बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप स्टॉक मार्केट नहीं बंद कर सकते, सही, रात के 9 बजे के आप ट्रेड नहीं हो सकता आपका एसेट। अब रातों रात आप फिर रिमूव कर दो, सही है, कुछ भी कर दो, नहीं हो सकता यहाँ पे। और गवर्नमेंट स्टेप इन कर दे और बोले कि यार ये इस कंपनी का स्टॉक
हाँ, अब कुछ लिस्टेड कुछ नहीं भी होगा हो इस सकता, एक्सचेंज के अंदर, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है ये कि, और ना मेरे ख्याल से ये ब्लॉकचेन ने एक तरीके से माइंडसेट शिफ्ट करवाया लोगों का, और ये अभी लोग कर रहे हैं इस चीज़ को ना, शायद मैं भी सही से, हम भी सही से समझ सके कि कैसे ना पूरा 100% इस चीज़ को समझ के ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। और एक चीज़ और है इसमें कि ब्लॉकचेन से पहले हम लोग ये बात बहुत कहते हैं कि ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन में कोई बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है, और ये बात बहुत सही है। मतलब कि ब्लॉकचेन से पहले का अगर आप इंटरनेट का रेवोल्यूशन पे चले जाओ या उससे पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन पे चले जाओ, तो वहाँ कंपनी जो स्टार्ट होती थी वो किसी एक जुरिस्डिक्शन में स्टार्ट होती थी, यूएस में स्टार्ट हुई, ठीक है, उनका पहले कस्टमर बेस यूएस में था, फिर वहाँ से वो ग्लोबली गए, सही है। चाइना हमारे पास एग्जांपल है, और आज भी चाइना में बहुत सारी एप्लीकेशन जो इनके लोकल स्टार्टअप्स हैं वो चाइनीज़ इकोनॉमी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप और इसमें एक चीज़ क्या होती थी कि जो यूएस का स्टार्टअप है वो शायद चाइनीज स्टार्टअप से कम्पीट नहीं कर रहा होता था, ठीक है। यहाँ पर आप पूरी दुनिया से कम्पीट कर रहे हो। और कोई रोक नहीं सकता। हाँ, एक तो बैरियर टू एंट्री इतना कम है क्योंकि कोई भी बंदा खड़ा होके टोकन लॉन्च करके कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, और उसके पास फंडिंग है, रियल मनी है उसके real पास money उसके पास। अपने स्टार्टअप को फंड करने के लिए, और साथ में वो दुनिया से कम्पीट कर रहा है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब आपको मतलब सर्वाइव करने के लिए आप पीछे नहीं रह सकते, आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते। अगर आप रुक जाओगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा या फिर कस्टमर्स आपको नहीं मिलेंगे, ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। ये अच्छा भी तो है एक तरीके से। हाँ, और ये अच्छी चीज़ है, मैं ये कह रहा ना हूँ। कि मतलब लोगों का माइंडसेट था कि कन्वेंशनल या एक लेजी माइंडसेट था कि आप एक जगह सेटल होकर बहुत खुश हो गए, आप सही है, आपने अचीव कर लिया, सही है, एक हाइट अचीव कर ली, सही है, आप कंग्लोमरेट बन गया, बेसिकली बड़ी कंपनी बन गया आप, तो आपको कोई बीट नहीं सकता। लेकिन जब आप यहाँ पे आप अगर एक दिन या एक हफ्ता गायब हो जाओ कम्युनिटी से, तो इवन यूनिसैप को भी अफेक्ट होगा, इथेरियम का अफेक्ट होगा। आज विटालिक अगर नहीं रहता तो मेरे ख्याल से इथेरियम बहुत बड़ी डाउन आ चीज यूज जाएगा। करेगा, बहुत ज़्यादा। शायद लोग दूसरी चेंज की तरफ देखने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लोग कम्युनिटी है यहाँ पे जो कि उस प्रोजेक्ट को चला रही है। अब यहाँ पे कम्पीट किसी एक एंटिटी से नहीं कर रहे आप, किसी नाम से नहीं कम्पीट कर रहे आप। मैं यही सोच रहा था इवन जब हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में भी सोच रहे थे कि हम कम्पीट किससे कर रहे हैं, तो कोई जहन में ना एंटिटी नहीं आती। जैसे अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशनल स्टार्टअप्स की बात करूँ तो एक नाम आता है, सही है, एप्पल या सैमसंग से ऐसे नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नाम आएगा मेरे जहन में, मैं किससे कम्पीट कर रहा हूँ। इथेरियम तो एक सही लोगो है, इथेरियम तो मैं कम्पीट किससे कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों है अच्छी चीज़? कि इसमें फिर इस तरह का सिस्टम इंसेंटिवाइज करे कोलैबोरेशन को, कंपटीशन को नहीं। और यही ब्लॉकचेन का एक एसेंस है, और ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ब्लॉकचेन की पूरी इंडस्ट्री बिल्ड है कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और यही चीज़ हम लोग डीफाई के अंदर देखते हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई सिस्टम बनता है, कोई प्रोटोकॉल है, जो नया प्रोटोकॉल आता है वो उसके ऊपर बिल्डअप करता है और उसकी यूजर बेस का फायदा उठाता है अपनी चीज़ के लिए, और वो दोनों चीज़ें फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं। इसमें इनोवेशन भी तेज होती है आपकी। कि जब आप ओपन कर दोगे, सही है, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, सही है, और आप बोलोगे यूजर साइंस के ऊपर अब, और कोई भी कोलैबोरेट कर सकता है, और उसको मतलब पैसों का इंसेंटिव नहीं है। ब्लॉकचेन में अगर जो कोर इनोवेशन में लोग जो काम कर रहे होते हैं वो मेरे ख्याल से बिना पैसों के इंसेंटिव के आते हैं। वो उनको पता है कि बाय प्रोडक्ट उनके लिए मॉनेटरी वैल्यू है उनके लिए। वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं जो कि रियल में इनोवेशन करना चाहते हैं। इसी एग्जाम्पल मेरे ध्यान में एक ही आती है कि जैसे जीरो नॉलेज प्रूफ्स हैं, उन पर रिसर्च पिछले 20 साल से चल रही है, लेकिन उसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन जो जिसमें अब रैपिडली इनोवेशन हो रही है ब्लॉकचेन के बाद ही हो रही है। कि कैसे अब जीरो नॉलेज प्रूफ हम ब्लॉकचेन में ला सकते हैं। हालांकि वो 20 साल पुराना टॉपिक है। वो जो स्टार्कवेयर का बंदा है वो 20 साल से रिसर्च कर रहा है जीरो नॉलेज प्रूफ पे, लेकिन वो स्टार्कवेयर में आकर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि उसको पहले कुछ शायद मिला ही नहीं होगा उसको प्लेटफॉर्म कि कहाँ वो इम्प्लीमेंट करे अपनी रिसर्च को। रिसर्च तो कर रहा है वो, उसकी यूनिवर्सिटी से उसको ग्रांट दे रही होंगी, लेकिन क्या कर रहा होगा। और ब्लॉकचेन ने स्टेज दिया ऐसे लोगों को कि वो आगे आ सके। अब बिटकॉइन के बाद ही कितनी सारी इनोवेशन हुई है, इवन क्रिप्टोग्राफी में भी, इवन प्रोटोकॉल लेयर में भी, इवन मतलब मैं बोलता हूँ कि 10 साल में बहुत इनोवेशन हुई है। पूरे लोगों का माइंडसेट शिफ्ट हुआ है ब्लॉकचेन की वजह से, फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑपरेशन पर्सपेक्टिव, फाइनेंस, सब कुछ। कि आप कैसे, आपके पास बिल्डिंग नहीं है अब, लेकिन बंदे काम कर रहे हैं और उनको सब कुछ वही है जो कंपनीज में उनके होते हैं। आपको उनको बेनिफिट्स देने हैं, आपको उनको सैलरीज भी देनी है, आपको उनके फाइनेंस भी कंट्रोल करना है, आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड भी करवाना है, सही इथेरियम रजिस्टर्ड है। तो अब कैसे होगा ये, और आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी है।
तो ये माइंडसेट शिफ्ट है पूरा पूरा ब्लॉकचेन। बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमने थोड़ी बहुत बात की इथेरियम की और दूसरी चेंज की भी बात की, तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या सिर्फ वन चेन टू रूल देम ऑल है या मल्टीपल चेन है? मुश्किल सवाल है ये। मुश्किल सवाल ऐसे है कि इसका जवाब डिपेंड करता है। अगले 1-2 साल ना बहुत मतलब वो है, इथेरियम 2.0 के बाद जो 1-2 साल आएंगे ना क्रूशल है बहुत। वो क्रूशल है। क्योंकि 1.0 तो चल रही है अभी, सही है, अभी तो स्केलेबिलिटी के इश्यूज अभी भी हैं ऑलरेडी, सही है। ऑलरेडी मार्केट में 10-10 कंपनियां लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन पे काम कर रही हैं। साथ साथ फिर इंटरऑपरेटिव भी लोग काम कर रहे हैं, 4-5% इंटरऑपरेटिव भी काम कर रहे हैं, ब्रिजेस पे भी लोग काम कर रहे हैं। मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत भरी हुई है। आप जो भी सोचते हो आइडिया, मार्केट में 4 लोग पहले बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो 1 साल पहले वो सोच के वो 6 महीने पहले डेवलप करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी तक तो हाँ ऐसा लग रहा है कि सब लोग अलग अलग ना अपनी अपनी वर्ल्ड्स में चल रहे होंगे, लेकिन वो वजह यही है कि एक थ्रूपुट नहीं मिल पा रहा हमें ब्लॉकचेन में, जो कि ना लोगों को कन्विंस करे कि यार एक सोल्यूशन होना चाहिए और उस पर हमें काम करना चाहिए। और इसी वजह से हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर इथेरियम के में ये प्रॉब्लम्स नहीं होते तो हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छा। जस्ट एक वो उसने क्राइसिस का फायदा उठाया और वो मार्केट अच्छा खासी कैप्चर करके ले गया। अच्छा, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इथेरियम 2.0 अभी दूर है, सही है। 1 साल है, हाँ। डीफाई में हमने देखा कि 2020 में स्टार्ट हुआ और सिर्फ 1 साल और 6 महीने 7 महीने और हुए हैं, 1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स हमने देखी जो सामने आई, यूनिस्वैप वगैरह, यूनिस्वैप जैसी ऐप सामने आई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स लॉक्ड हैं उनके अंदर। तो ब्लॉकचेन की स्पेस इतनी तेज़ी से मूव करती है कि इथेरियम को अगर 2 साल चाहिए अपनी स्केलेबिलिटी के इश्यूज फिक्स करने के लिए, तो तब तक पानी सर से निकल जाएगा। हाँ। और बहुत सारी दूसरी चेंज हम आज भी देख रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे कि वो चेंज आगे सामने आएंगी और एप्लीकेशन जिस पर बिल्ड हुई होंगी, ठीक है। तो अब जैसे हमारे सामने पोलकाडॉट की एग्जांपल है, जो कि वही काम कर रहा है जो हमने कॉस्मोस और टेंडरमेंट की बात की, जो वो लोग कर रहे थे कि स्टैंडर्ड्स बना रहा है चेंज को कनेक्ट करने के। और इथेरियम है, बिटकॉइन है, या मुझे अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि क्या बिटकॉइन कनेक्ट हो सकता है पोलकाडॉट पे। बीटीसी का ब्रिज है वैसे। बीटीसी का ऐसा पैराचेन कनेक्ट हो सकता है। पैराचेन देखना पड़ेगा, लेकिन ब्रिज तो है कि आप ना अच्छा। ट्रांसफर एसेट्स कर सकते हो दोनों चेन्स में। तो इथेरियम आ जाएगा हमारे पास, बाइनेंस स्मार्ट चेन आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा, सोलाना, फैंटम, बहुत सारी चेंज आ जाएंगी और पोलकाडॉट जो है वो लेयर 0 बन जाएगा फिर। हाँ, मुझे लगता है ये फ्यूचर ज़्यादा वायबल है, क्योंकि 2022 तक अगर बीकन चेन आ रही है और उसके बाद भी मेन नेट को बीकन चेन के साथ डॉक होने में और टाइम लगेगा, सही है। तो 2 साल से भी ज़्यादा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो तब तक तो नहीं रुकेंगे लोग। इसमें अच्छा पता है, एक चीज़ मैं पढ़ रहा था जब 1559 लॉन्च हुआ था ना, तो एवलांच ने ट्वीट किया था कि कंपेटिटर ब्लॉकचेन सही है इथेरियम, और कांग्रेचुलेशन, सही है, आपने ना बर्निंग मैकेनिज्म ऑन कर दिया है, क्योंकि वो पिछले 9 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, लेकिन EIP 1559 ना 2019 से आया हुआ है, सही है। तो वही वाली बात कि इथेरियम क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम था ना, उसको उस चीज़ मूव करने में 2 साल लग गया उसको। एवलांच बहुत छोटा सा इकोसिस्टम है और एवलांच भी बर्न होते हैं, आपको पता है हर ट्रांजेक्शन में एवलांच बर्न होते हैं आपके। अच्छा, एवेक्स बर्न होते हैं, ये मैंने उस दिन देखा ये, और बर्न होते हैं। और नीचे लोगों ने ये लिखा हुआ था कि आइडिया किसने दिया था। आइडिया इन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया उसको। विटालिक ने दिया होगा। विटालिक का आइडिया था ना 1559। वो 2019 से काम कर रहे हैं वो लोग, एरिक और विटालिक और अच्छा खासा लोग और भी 4-5 कंट्रीब्यूटर्स और हैं उसमें। तो बिटकॉइन जो है वो डायनासोर बनता जा रहा है मेरे हिसाब से, सही है। इथेरियम तेज है थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इथेरियम तेज है, ठीक है। लेकिन जो उसके आगे चेंज आ रही है, एवलांच की हमने बात की, वो उससे भी ज़्यादा तेज है, क्योंकि उसका क्या एवलांच के पर्सपेक्टिव से इथेरियम बिटकॉइन है? आप बोले थे कि एवलांच के पर्सपेक्टिव से इथेरियम का बिटकॉइन है। हाँ, तुमने कहा था, मैं डिसएग्री करता हूँ। हाँ, मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना, मतलब बिटकॉइन का पर्सपेक्टिव ये है कि उसमें इनोवेशन नहीं होती। आप जो बिटकॉइन की लेटेस्ट जो अपडेट थी सेगविट से, ये वो सेगविट 2 वो 2017 में आई थी। उसके बाद अब वो जा रहे हैं वहाँ पे शनॉ सिग्नेचर्स पे जा रहे हैं, और उस पे तो अब आएगी इस साल अपडेट। वो तो 4 साल का वक्फा था बिटकॉइन की अपडेट्स में। इथेरियम में इनोवेशन ना बहुत होती है, बहुत तेज़ी से होती है और अलग अलग स्केल पे होती है। आप लेयर 0 पे, लेयर 1 पे इनोवेशन अगर कर रहे हो, सही है, तो उसमें साल में 1 या 2 हार्ड फॉल्स होते हैं आपके, सही है, आराम से कहीं नहीं गए। EIP अच्छे खासे आ रहे होते हैं आपके। आप अगर आप उसके ऊपर चले जाओ लेयर 2 में इनोवेशन, तो लेयर 2 में तो इनोवेशन तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही होती है। तो मेरे ख्याल से इथेरियम के पास एवलांच अभी भी ना, एवलांच बिटकॉइन है कि एवलांच में ना कोई इनोवेशन नहीं है। मतलब
आज मुझसे मतलब पूछा था सही ऑफिस में किसी ने कि हम लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन पे क्यों नहीं मतलब इतनी रिसर्च करते, मतलब उसमें आप बताएं इनोवेशन क्या हो रही है उसमें, वो नहीं थे उसमें, वो जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि जो इथेरियम पे काम हो रहा है वो उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से और जल्दी कर रहे हैं, बस उनका यूएसपी ये है। चलो बाइनेंस स्मार्ट चेन तो मेरे ख्याल से उसका तो नाम भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि वो आज सीजी कल सुबह उठेगा और बोलेगा यार मैं बंद कर रहा हूँ चेन, और चेन बंद हो जाएगी, सही है। हाँ। तो वो इनोवेशन को कभी कर ही नहीं सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ऐसा है। लेकिन एवलांच अभी नई चेन है, स्टार्ट हुई है, और उसमें कितनी इनोवेशन हो रही है एवलांच में। एवलांच का जो मैंने लास्ट टाइम देखा था ना, उनका आइडिया तो अच्छा, उनका भी आइडिया सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बनाने का ही है उनका भी। उसमें भी 3 चेन्स आती हैं आपकी, एक्स चेन, पी चेन, सी चेन। जो आपकी मेरे से सी चेन है कॉन्ट्रैक्ट चेन, हाँ, और एक्स चेन आपकी एवलांच की मेन चेन है। तो वो उसको ना वहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी है कि आप सी चेन में जो ईवीएम कंपैटिबल है वहाँ पे आप ब्लॉकचेन की ऐप्स बनाओ अपनी, सही है, और आप एक्स चेन पे अपने टोकन्स मिंट करो, और एक्स चेन और सी चेन ना ब्रिज हो रही है यहाँ पे। तो आप ना एवलांच के ऊपर वैसे जैसे कॉस्मोस पे हब्स नहीं बन रहे, आप अपनी अपनी ब्लॉकचेन के ना हब्स बना सकते हो छोटे छोटे छोटे, सही है। तो आप उनकी कस्टमाइज एक्स चेन पे बना लो, सही है, या आप सी चेन पे ना अपनी ऐप्स डिप्लॉय कर दो। तो लास्ट टाइम तो मैंने एवलांच का यही पढ़ा था। तो ये अलग अलग चेन की क्या जरूरत है, सी चेन, एक्स चेन, इनकी जरूरत क्यों है? जो एक्स चेन है एवलांच की नेटिव चेन है, मतलब वहाँ से उनका एवेक्स टोकन वहाँ से वो ईवीएम कंपैटिबल है? नहीं नहीं, सी चेन ईवीएम कंपैटिबल है। एक्स चेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं, सी चेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स चेन ना नेटिव है, वो उसका नेटिव टोकन एवेक्स है, सही है, और वो यहाँ से आना ब्रिज होता तो है। इसकी जरूरत क्यों है? टोकन अलग चेन के ऊपर है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग चेन पर है। उनका नेटिव टोकन से नेटिव करेंसी नहीं होती, सही, आपकी माइंड या जहाँ पे वो नेटिव करेंसी है जहाँ पे ब्लॉकचेन की, वो आपकी एक्स चेन के ऊपर है, वो आप यहाँ से आप ब्रिज कर रहे होते हो। तो जब नया ब्लॉक आता है एवलांच में, तीनों चेन से अलग अलग हो रहे होते हैं, और फिर आगे रिजॉल्विंग अलग हो रही होती है। मतलब इस चेन का माइनर अलग है, उस चेन का माइनर अलग है, उस चेन का अलग माइनर अलग अलग है, अलग सही है। है। जो तो तीनों को रिकंसाइल कौन करता है? आगे फाइनलिटी आगे हो रही होती है वो उसकी। कौन करता है? यार वो देखना, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है वो। अच्छा। वो याद नहीं आ रहा। वो बहुत एवलांच मैंने पढ़ा था जब हमारा फ्लैश का लॉन्च हो रहा था ना, 2020 में था, 2020 जनवरी, 21 जनवरी। तो उस टाइम जब वो फ्लैश का जो आया था, बग जो आया था, उस टाइम जब एवलांच के ऊपर जाने की सोचा था, एवलांच लास्ट टाइम देखा था। अच्छा। उसी टाइम उसके बाद पे एवलांच कभी नीड नहीं पड़ी ऑनेस्टली। ना कोई ऐसा मार्केट बूम आया कि एवलांच देखना पड़े, सही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। वो मार्केट भी नहीं, ट्रैक्शन इतनी नहीं है मेरे हाथ से। तो एवलांच के केस में मैं बोल सकता हूँ हाँ शायद देखना चाहिए, क्योंकि एवलांच इज मोर देन जस्ट ईवीएम बेस्ड चेन। बाइनेंस में तो छोड़ें, बाइनेंस में कुछ नहीं है, सही है, वहाँ पे आप लेयर 2 भी क्या करेंगे आप, ऐसे आपके पास इतना ज़्यादा थ्रूपुट मौजूद है आपके पास, तो वहाँ पे स्केलेबिलिटी का भी मसला नहीं, क्योंकि उसने वही मसला सॉल्व किया था इथेरियम का, 21 नोड्स आ गया अपनी। 21 तो एवलांच में देख सकते हैं हम लोग। और मेरे ख्याल से फिर इथेरियम को भी ना, असल में पता है मसला यहाँ पे ये आता है कि इनोवेशन कर रहे होते हैं सब लोग, सही है, लेकिन जिस लेवल की इनोवेशन इथेरियम और पोल्काडॉट में हो रही होती है ना, उस लेवल की इनोवेशन ना शायद एवलांच वाले या बाकी लोग सोच नहीं पाते। वो एक तरीके से उनके पास या तो मार्केट लीडिंग रिसर्चर्स हैं, या जो वो विजुलाइज करते हैं ना वो बहुत डिफरेंट है। इथेरियम और पोल्काडॉट, इथेरियम में बात करूँ तो ऐसा मतलब टैकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ऐसी नई नई चीज़ें बता रही होती है। पोल्काडॉट को मैंने अभी इतना वो नहीं किया गो थ्रू, सही है, वहाँ पे मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उसका वाइट पेपर पढ़ा था, 5 सेंटेंसेस मुझे समझ में आ गए थे। बहुत मुश्किल है वाइट पेपर उसका, पोल्काडॉट का वाइट पेपर बहुत मुश्किल है। किस पेज होगा उसका, उसमें से भी 16 पेज का वाइट पेपर खत्म हो जाता है आपको, देखने बहुत छोटा लगेगा आपको, लेकिन एक एक लाइन पढ़ लोगे ना आपको समझ में आ रहा होगा गैमन वुड से ना पीछे 10 पेजेस की रिसर्च है इसकी, ऐसा ही है। और वो एक लाइन लिखता है, और फिर वो एक लाइन हजम करने में ना बहुत मुश्किल होती है पोल्काडॉट की। तो मेरे ख्याल से जिस लेवल की इनोवेशन इथेरियम में और पोल्काडॉट में हो रही है ना, वो चीज़ शायद नहीं सोच पा रहे बाकी लोग। लेकिन अगर वो इस तरह इस सोच से चलें कि उनको अभी ट्रैक्शन गेन करने के लिए कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे तुमने बताया विटालिक ने 1559 वो जो प्रपोज किया, वो एवलांच ने इम्प्लीमेंट कर लिया क्योंकि उनको वो चीज़ सही लगी, और इथेरियम ने बहुत लेट इम्प्लीमेंट किया। अगर वो इस अप्रोच से भी चलें और इनफ ट्रैक्शन गेन कर लें और उसके बाद फिर अट्रैक्ट कर सकें, तो मेरे ख्याल से ये एक पॉसिबिलिटी है, और मैं इसको डिसमिस नहीं कर दूंगा एवलांच जैसे चेंज को। पॉसिबिलिटी है आपकी। और चलना पता है एक चीज़ जो फैक्टर ये भी है कि इथेरियम पे लोग इनोवेशन इसलिए ज़्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि इथेरियम पे ना फंडिंग बहुत है। आपके बड़े बड़े सही है ग्रांट इथेरियम पे मौजूद हैं, आपको आराम से
इस चेन सेफ की एग्जांपल लेने से, कैनेडियन कंपनी जो कि इथेरियम 2.0 के लिए लाइट क्लाइंट बना रही है। अब लाइट क्लाइंट मतलब वो रिसर्च बेस्ड कंपनी है सही, लेकिन उसने इथेरियम इसलिए चूज़ किया, ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे ना उसको मॉनेटरी बेनिफिट एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा मिल रहा है उसको। वो अगर एवलांच पे जाएगी ना, उसको एवलांच की बिल्कुल डायरेक्ट पार्टनरशिप तो होगी उसकी, लेकिन एज कम्पेयर टू इथेरियम जो ट्रैक्शन गेन होगी ना उसकी कंपनी को, एवलांच के थ्रू नहीं होगी उसको। तो और ये फिर इसकी बात जो मुझे दूसरी आज जो चीज़ मिली थी वो थी Web3 फाउंडेशन ग्रांट्स, कि क्यों फिर लोग पोल्काडॉट पे आ रहे होते हैं बजाय से कि भाई एवलांच के, क्योंकि पैसा ना बहुत मैटर करता है यहाँ पे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे करो इनोवेशन करने के लिए। अब हाँ इनोवेटर्स आपको मिल जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, लेकिन इन दी एंड उनको आपको पे करना है। और फिर वो किस तरह आप अच्छा खासा मॉनेटरी बेनिफिट दे सकते हो, वो इथेरियम और पोल्काडॉट अच्छा खासा दे रहा है वो। बिल्कुल। अच्छा, तो पोल्काडॉट ने जैसे जो गैविन वुड है जो कि पोल्काडॉट का फाउंडर है, वो इथेरियम का को-फाउंडर भी है, CTO था। CTO था हाँ। और काफ़ी टाइम इसमें काम किया। वो उसने अपने जो मैंने वाइट पेपर पढ़ा पोल्काडॉट का, उसने ये चीज़ें मेंशन की हैं कि कुछ जैसे एक दो चीज़ें उसके अंदर हैं जिसमें उसने कहा कि मैं प्रपोज कर रहा था जब इथेरियम बिल्ड हो रहा था कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इससे स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई। लेकिन अब वो चीज़ें वो इंप्लीमेंट करा पोल्काडॉट में, और उसका जो विजन है वो ये है कि पोल्काडॉट लेयर 0 है, लेयर 0 है, और जितनी चेंज की अभी हम लोग बातें कर रहे हैं एवलांच, वो layer BSC 1 और इथेरियम, वो लेयर 1 बन जाएंगी और वो कनेक्ट हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पैराचेन्स। ठीक है, क्या ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि हमने ये भी बात की कि 2022-2023 में जाके इथेरियम 2.0 आएगा प्रोडक्शन में। तो पोल्काडॉट क्या अगर पहले ये चीज़ कर देता है, और BSC को तो चलो हम हटा भी दें, एवलांच और दूसरी चीज जैसी चेंज हैं वो अगर इससे हुक हो जाती हैं और स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और रोलअप्स और लेयर 2 सॉल्यूशंस और इथेरियम के मौजूद हैं जो कि इथेरियम के ऊपर स्केलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये फ्यूचर क्या वायबल नहीं है? मेरे ख्याल से मैं फ्यूचर को ना मैं भी इस तरह इन्विजन करता हूँ कि पोल्काडॉट ना शायद एक ग्लोबल ब्लॉकचेन बन जाएगी, कि आपकी ग्लोबल स्टेट्स ना वहाँ फाइनलिटी मिल रही है आपकी ब्लॉकचेन को। जो इथेरियम वगैरह है सही है, वो और थ्रूपुट दे रही है, इथेरियम के ऊपर लेयर 2 है वो और थ्रूपुट दे रहा है। मतलब अजीब सा एक वो गूज बम्स फील होता है अगर मैं थ्रूपुट इमेजिन करता हूँ ना, कितना थ्रूपुट आ रहा होगा इथेरियम 2.0 में अगर 1024 शार्ट्स लग जाएं, सही है, फिर मैं उसको भी पोल्काडॉट से कनेक्ट कर दूँ और इथेरियम के ऊपर ही मैं रोलर्स लगा दूँ, तो आप इमेजिन करें आप कितनी आप थ्रूपुट दे रहे हो। और इसकी खूबसूरती ये कि जितना दूर आप कोर से जाते जा रहे हो ना, आपकी स्केलेबिलिटी उतनी बढ़ती जा रही है। और इससे ना मेरे जहन में आयोटा आता है, सही है, मुझे नहीं पता तुमने आयोटा के बारे में पढ़ा, लेकिन आयोटा का आइडिया ये था कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स का जो उन्होंने आइडिया दिया था वो ये था कि उन्होंने ब्लॉकचेन को एज अ चेन इमेजिन नहीं किया, उन्होंने एज अ ग्राफ इमेजिन किया। सही है। उन्होंने कहा कि नोड्स हैं, वो नोड कनेक्ट हो रही है, ठीक है, दूसरी नोड जब आ रही है वो कनेक्ट उस पहली नोड से हो रही है, और तीसरी नोड चाहे तो पहली नोड से जाके कनेक्ट हो सकती है, तो इस तरह एक ना ग्राफ बनता जाएगा, एक मैश बन जाएगा, सही है। और जितना ज़्यादा आप बढ़ती जाएगी ना, ग्राफ बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन यकीनन ये आइडिया बहुत ज़्यादा रेडिकल था और आज भी रेडिकल है। हाँ। और इसको चलने के लिए आयोटा एज अ मतलब इसमें क्रचेस लगाने पड़े आयोटा को, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ा इस नेटवर्क को चलाने के लिए, और अभी तक ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा गेन नहीं हुई। तो वैसे ये एक टेंजेंट था हमारी डिस्कशन में, लेकिन इससे मेरे ध्यान में वो आइडिया आ रहा था। लेकिन उसमें ना आप ग्राफ इमेजिन कर रहे हैं, सही है, मतलब एक हाँ, पूरी ये लेयर ग्राफ आपके नहीं पास, हाँ, लेयर आपके पास, सही, जो इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, हमने बात की ना पिछली वाली जो ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉकचेन बनी, तो वो लेयर्स एक तरीके से, जो पोल्काडॉट का स्टैक जो है वो वही है, वो कि आप कैसे फिर लेयर 0 पोल्काडॉट होगी, फिर उसके बाद इथेरियम होगी, इथेरियम के ऊपर शार्ट्स होंगे, शार्ट्स के ऊपर लेयर 2, फिर लेयर 2 के ऊपर पता नहीं फ्यूचर में क्या आ सकता है, सही। लेयर 2 के प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा बना सकते हैं आप, वाइट पेपर में है कॉन्सेप्ट उसका, प्लाज्मासेप्शन। अच्छा, तो क्या पोल्काडॉट जैसे और हम देखते हैं जो चेंज है जो कि पोल्काडॉट जैसा काम करना चाह रही है? एक कॉस्मोस की हमने बात की, इसके अलावा कोई? और लेकिन कॉस्मोस भी बहुत अरसे से इसके ऊपर काम करना चाह रहा है, लेकिन अब तक उनको वो ट्रैक्शन नहीं मिली जो पोल्काडॉट को इतनी जल्दी मिल चुकी है। मेरे ख्याल से कॉस्मोस ना शायद एप्लीकेशन लेयर पर ट्रैक्शन नहीं मिली उसको, लेकिन कॉस्मोस ने ना 2014 में जब से काम शुरू किया, उसने इवन पोल्काडॉट भी कॉस्मोस SDK यूज़ कर रहा होता है अंडरनीथ, सही है, अपने कंसेंसस को मैनेज करने के लिए। तो उसने मेरे ख्याल से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया है फ्यूचर ब्लॉकचेन्स के लिए, वो स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया उसने। अब उसको खुद तो काम नहीं कर रहा वो, या खुद इतने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया वो, लेकिन उसने एक ऐसा ग्राउंड दे दिया जिसके ऊपर लोग पोल्काडॉट जैसी चेंज बना के फिर उसके ऊपर और चेंज बना सकते हो।
उतना मॉड्यूलर उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने। लेकिन क्या वो यूज़ हो रहा? पोल्काडॉट में तो हो रहा है, मतलब Polkadot Tendermint use कर रहा है। टेंडरमिंट एसजी के अंदर यूज हो रहा है, उनके अच्छा। व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है उनके अच्छा। टेंडरमिंट एसजी की यूज हो रहा है, वो उसी पे बेस्ड है उसका। इवन आज मेरी समी से बात हो रही थी, उसमें उसने ये बताया था कि मैट्रिक वाले भी उसका टेंडरमिंट एसजी के का एक पार्ट यूज कर रहे हैं अपना कंसेंसस को यूज करने के लिए। तो जहाँ पे प्लग एंड प्ले कंसेंसस वाली बात आती है तो वहाँ पे टेंडरमिंट का जिक्र आता है कहीं ना कहीं। हाँ, या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि टेंडरमिंट ने एक बहुत वैल्यूएबल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करी है। अगर उनकी चेन को ट्रैक्शन नहीं भी मिलती, लेकिन जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उनसे फ़ायदा होगा। हाँ, और क्या हम ये कह सकते हैं कि पोल्काडॉट क्या टेंडरमिंट की एक इम्प्लीमेंटेशन है? क्या हम ये कह सकते हैं? टेंडरमिंट की इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से कहना, टेंडरमिंट एब्स्ट्रैक्शन एक एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, और पोल्काडॉट एक इम्प्लीमेंटेशन। टेंडरमिंट ना टूल है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो मेरे ख्याल से। वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत ही मतलब रिफाइन करके लिखा हुआ कैसे अपनी नोट सेटअप करनी है, क्या करना है, लेकिन उसका जो वो है ना, उनके जो टूल्स की जो वो कैपेबिलिटीज और जहाँ तक वो जा रहे हैं वास्ते उसकी, तो उसमें लोग कुछ भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स। टेंडरमिंट बोलते हैं मुझे हमसे कुछ भी कर लो, आप क्या कर सकते हो आप बताओ, सही। तो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर काम। तो मैं इसको ऐसे देखूँ कि अगर टेंडरमिंट लिनक्स है, अगर यूनिक्स है, सही है, आपका जिसके ऊपर ना फ्यूचर के ओएस बिल्ड हो रहे हैं, जिसके ऊपर मैक ओएस से ये बिल्ड हुआ है, जिसके ऊपर लिनक्स से ये ubuntu से सब Windows बिल्ड, भी अब उसी पे आ रहा है। विंडो पे उसी पे आ रहा है। तो टेंडरमिंट ना वो है, कर्नल है आपका बेसिकली, और उसके ऊपर ना ओएस बिल्ड हो रहा है, ओएस के ऊपर एप्लीकेशंस तो बिल्ड क्या हो हम रहे ये हैं। कह सकते हैं कि टेंडरमिंट यूनिक्स है हाँ हाँ, और पोल्काडॉट लिनक्स है? लिनक्स है। सही है। और इथेरियम क्या हुआ फिर? या ubuntu, हाँ, जो लिनक्स और या फिर हम इथेरियम को मैक ओएस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एंड टू एंड इथेरियम में मैक ओएस आएगा, वो इंटीग्रेशन नहीं है उसकी। इथेरियम मैक ओएस आएगा, क्योंकि इथेरियम ना जहाँ जा रहा है ना जिस तरह, वो थोड़ी वो एलीट क्लास, और ना वहाँ पे वो उसने बहुत अट्रैक्शन गेन कर लिए अभी, खास तौर पे पिछले 1 महीने में। तो जितने एनएफटीज लॉन्च हुए हमारे क्रिप्टो पंक्स और इवन अब पेंगुइन्स वाले, मंकी वाले, पता नहीं लोगों ने अपनी कास्ट बना ली है। और इवन ना ट्विटर पे आप जाए ना, आपको लोग मिल जाएंगे, आप एक बंदा सर्च करें ना, मतलब जिसका अगर क्रिप्टो पंक का एनएफटी हो सही है, या वो पता नहीं एप वाला कौन सा एनएफटी नाम भूल गया मैं, लेकिन आपको लोग मिल जाएंगे, वो कम्युनिटी बिल्ड हुई है बकायदा। कि मैंने देखा यूनिसॉफ्ट का फाउंडर हिडन एटम्स क्रिप्टो पंक है उसके पास, उसने ट्विटर पे प्रोफाइल उसके पास पिक्चर है, भी लगाई। उसके पास है उसका। वो असल में वो एलीट है ना, वो एलीट क्लास है इथेरियम की। इथेरियम में क्लासेस बन गई हैं और इथेरियम ना वो मैकओएस वाली तरफ जा रहा है। सही सही। और कोई बात करनी है? हम लोग उस पर देख सकते हैं कि किस तरह मतलब एज अ ब्लॉकचेन आप सीख सकते हो करंट वर्ल्ड में गवर्नेंस के रूल्स को इम्प्लाई करने के लिए। लंबी हो जाएगी डिस्कशन, लंबी हो जाएगी, अभी हो गया ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, 40 मिनट। मेरे ख्याल है हम इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू हियर शकीब, और काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई हमारी। और हम मेरे ख्याल है इस पॉडकास्ट में हमने जो एक तरह से एक पिक्चर पेंट की है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में, कि क्या हो सकता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में। हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पे जिक्र किया और ऐसी कुछ चेंज के बारे में भी जिक्र किया जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करेंगी फ्यूचर में। तो और क्या क्या चीज़ें हम लोग फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं अपनी पॉडकास्ट सीरीज में? मेरे ख्याल से हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ना जैसे अभी हमने ना पूरी इकोसिस्टम की बात करी, सही है, ब्लॉकचेन होल इकोसिस्टम हम कैसे देख रहे हैं, सही है, और दुनिया कैसे देख रही है उसको। और इवन शायद हमारी भी इमेज कंप्लीट नहीं है, जो कि इमेज विटालिक या गैवन वुड्स की है। वो 5 साल से काम कर रहे हैं, 6 साल से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो वो चीज़ देख रहे हो हम नहीं देख पा रहे अभी वो। और वो तो आपने अभी का टाइम बताया, जो कि उन्होंने जो चीज़ लॉन्च की वो उतने टाइम में चली है, हाँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है उनकी। तो ऑब्वियसली बात है वो थॉट प्रोसेस हमारा भी इतना अच्छा बिल्ड नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कर रहे हैं। अब हम लोग मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स या मतलब जनरल जैसे डिफाई और सही है, स्टेबल कॉइन सही है, अलग अलग टॉपिक डिस्कशन नहीं है, क्योंकि इनकी अलग फिर अंदर मार्केट है इनके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और वो प्रोजेक्ट्स कैसे कम्पीट कर रहे हैं, फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हम और चीज़ें जैसे गवर्नेंस हो गई, डिजिटल आइडेंटिटी, इन चीज़ों में डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक किसी स्पेसिफिक चेन को लेके उसको
थोड़ा सा अनपैक कर सकते हैं, जैसे हाँ। थोड़े से हमने एवलांच पे बात की, हाँ। ठीक है, अब और चेंज लेकिन पे टेक्निकल डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट देखा था फोम के नाम से था, वो मैप्स पे काम कर रहा है फॉर्म blockchain मैंने पे। देखा है, वो पुराना है काफी, हाँ ब्लॉकचेन में उन्होंने maps पे वो काम कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मैपिंग सिस्टम मैपिंग बना सिस्टम बना रहा है, वो सबसे बहुत अलग मजे की मुझे चीज़ लगा है। था मुझे पूरे ब्लॉकचेन में वो। हाँ, और उसको देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ता, हाँ उसको वो ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री कहाँ जा रही है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एक चीज पे काम कर रहे हैं और वो इतना कॉन्फिडेंट है अपनी चीज पे कि इवेंचुअली ये चीज अडॉप्ट हो जाएगी, गूगल मैप्स रिप्लेस हो जाएगा। तो हम मुझे- ऐसे उस पर बात कर हाँ। सकते हैं। हाँ, तो सही है। ठीक है, थैंक यू शकीब।